हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विशेष छतवानी। आज हम स्कूल लेक्चरर सीरीज का 24th वीडियो लाए हैं और हमेशा की तरह इसके अंदर भी 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। क्वेश्चन कहता है द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन माइंस, ऑयल वेल्स एंड क्वेरीज आर इज। कहता है कि ये जो मेथड है नीचे दे रखे हैं, इनमें से कौन सा मेथड सबसे अच्छा है। जो खान होती हैं, खान मतलब जैसे पत्थर की खान होती हैं जहाँ से स्टोन निकलता है, तेल के कुएं होते हैं जहाँ से ऑब्वियस सी बात है तेल निकाला जाता है, या कोयले की खदानें होते हैं जहाँ से कोयला निकाला जाता है, तो उसके लिए मूल्यह्रास की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? क्या सीधी रेखा विधि, या WDV मेथड, या एन्युटी मेथड, या डिप्लीशन मेथड? कौन सा मेथड सबसे अच्छा है आप बताइए। ओके, तो मैं बताता हूँ, इसका आंसर है डिप्लीशन मेथड। रिक्तीकरण विधि जो होती है वो इसके लिए सबसे अच्छी होती है। इसका हिंदी में अपन रीजन समझे, रिक्त होना। रिक्त होने का मतलब होता है खाली होना। तो क्या होता है, जैसे जैसे आप स्टोन निकालते जाएंगे, जंगल में से लकड़ी निकालते जाएंगे, ऑयल वेल में से ऑयल निकालते जाएंगे, तो वो खाली होता जाएगा, रिक्त होता जाएगा, जिसको बोलते हैं डिप्लीट होता जाएगा। तो रिक्तीकरण विधि इसके लिए सबसे अच्छी रहती है। बाय द वे, सीधी रेखा विधि उसके लिए अच्छी होती है जैसे कोई असेट्स है जो हमें लगता है कि जिसकी वैल्यू थोड़ी कम है और आपको लगता है वो इक्वली यूजफुल है, मतलब पहले साल में जितनी यूजफुल है, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, सब में वो इक्वली यूजफुल है। तो जैसे फर्नीचर वगैरह हुआ, या आपका खास करके जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनकी एक फिक्स लाइफ होती है, 5 साल 10 साल इस तरह की लाइफ होती है, तो वहां पे आपका स्ट्रेट लाइन मेथड अच्छा होता है। आपका WDV मेथड उसके लिए अच्छा होता है जहां बेसिकली मशीन वगैरह होती हैं, यानी खास करके ऐसे एसेट्स जिसमें ग्रेजुअली धीरे धीरे रिपेयर का बर्डन ज़्यादा बढ़ेगा। पहले रिपेयर का बर्डन कम होता है और बाद में जैसे जैसे असेट पुरानी होगी तो रिपेयर का बर्डन बढ़ेगा। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए डेप्रिसिएशन कम लगना चाहिए। मतलब वो आप WDV मेथड पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। फिर भी मशीन वगैरह के लिए आपका WDV मेथड अच्छा होता है। और ये वार्षिक वृत्ति विधि आपका वो होता है, जैसे आपने कोई असेट अगर लीज पे ली है और आपने एक अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आप असेट की कॉस्ट के साथ साथ उसका इंटरेस्ट एलिमेंट का भी ध्यान रखते हो, तो वो आपका एन्युटी मेथड होता है। तो हर मेथड की एक कहीं सूटेबिलिटी है, उस तरह से यूज करना चाहिए। बाय द वे, अपना जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को घुमा के यूं भी पूछ सकता है कि जो वेस्टिंग असेट्स होती हैं, क्योंकि ये जो असेट्स के नाम आप पढ़ रहे हैं ना, माइंस, ऑयल वेल्स, क्वेरीज वगैरह, इनको वेस्टिंग असेट्स बोलते हैं। हिंदी में इनको बोलते हैं क्षयशील संपत्तियां। तो अगर वो कभी यूं पूछ ले कि क्षयशील संपत्तियों के लिए कौन सी डेप्रिसिएशन मेथड है, तो वो है आपकी रिक्तीकरण विधि, या कहें डिप्लीशन मेथड। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिजर्व। इनमें से कौन सा कैपिटल रिजर्व नहीं है? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैपिटल रिजर्व क्या होता है। जो कैपिटल प्रॉफिट से बनता है वो होता है आपका कैपिटल रिजर्व। यानी प्रॉफिट्स दो तरह के होते हैं। एक आपके होते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट, जो आपके रेगुलर एक्टिविटीज से जनरेट होते हैं, और एक आपके होते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स, जो कभी कभी होने वाली एक्टिविटीज से जनरेट होते हैं। तो अब आपको ये क्लियर है कि कैपिटल प्रॉफिट क्या होते हैं। अब आप देखिए, मैं फर्स्ट को छोड़ देता हूँ। जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, जो हम शेयर्स इशू करते हैं या डिवेंचर्स इशू करते हैं तब हमें मिलता है, तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है वो आपके कैपिटल प्रॉफिट का एग्जाम्पल है। रिवैल्यूएशन रिजर्व, जब हम असेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं, जब एडमिशन होता है पार्टनर का या कंपनीज का अमालगमेशन वगैरह होता है, तो हम रिवैल्यूएशन करते हैं। उस समय जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपका कैपिटल नेचर का होता है। इसी तरह से कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR, ये जब आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते हो तब ये क्रिएट होता है, तो इसका भी नेचर जो है वो कैपिटल नेचर का है। तो ये जो तीनों हैं ये कैपिटल नेचर के हैं। इसने बोला इनमें से कौन सा कैपिटल रिजर्व नहीं है, तो जो फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट वाला क्या है, असेट रिप्लेसमेंट रिजर्व। असेट रिप्लेसमेंट रिजर्व क्या होता है, हम किसी असेट्स को रिप्लेस करने के लिए पैसा जोड़ते जाते हैं। हर साल मान लीजिए 1 लाख 2 लाख हम जोड़ते जा रहे हैं, सो दैट हम 5 साल 10 साल के बाद असेट्स को रिप्लेस कर सके। तो ये का जो नेचर होता है, ये होता है रेवेन्यू रिजर्व के अंदर स्पेसिफिक रिजर्व। मतलब यूं समझिए कि रेवेन्यू प्रॉफिट से बनते हैं रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है। और रेवेन्यू रिजर्व में फिर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जनरल नेचर के जिसका मल्टीपर्पज होते हैं, और एक होते हैं स्पेसिफिक नेचर के। तो ये जो है ना असेट रिप्लेसमेंट रिजर्व, इसमें रिजर्व का एक टारगेटेड लक्ष्य है, एक टारगेट है, वो है असेट को रिप्लेस करना।
तो ये क्या है, स्पेसिफिक रिजर्व। बट स्पेसिफिक रिजर्व क्या है, ये सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी है रेवेन्यू रिजर्व की। कुल मिला के जमा बात ये है कि ये कहीं से भी कैपिटल रिजर्व तो नहीं है। ओके, तो इसका आंसर आपका ए रहने वाला है, ए विल बी द आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन एक्सक्लूसिव सीरीज, एक अपवर्जी श्रेणी में, बोथ द क्लास लिमिट्स आर कंसीडर्ड, द लोअर लिमिट इज एक्सक्लूडेड, बोथ द लिमिट्स आर एक्सक्लूडेड, द अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड। क्वेश्चन आसान है, बस आपको ये टॉपिक देखा हुआ होना चाहिए। पहले तो क्वेश्चन देखते समझ में आया कि ये स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है, और स्टैटिस्टिक के अंदर भी ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है जहां अपन सीरीज बनाते हैं। अब मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बनाता हूँ, आप वैसे ही समझ जाएंगे। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो चलती जा रही है, ये जो सीरीज है, इसको अपन कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, और इसकी जगह 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, इस तरह की जो सीरीज होती है 30 से 39, ये आपकी सीरीज होती है इंक्लूसिव। ठीक है, तो पहले आपको ये सीरीज समझ में आ गई, ये है एक्सक्लूसिव, ये है इंक्लूसिव। हिंदी में मैं अभी बता दूंगा। अब सपोज कीजिए कि 10 कहाँ आएगा, 10 अगर एक्सक्लूसिव सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 10 यहाँ नहीं आएगा, 10 यहाँ आएगा। अब आप गौर कीजिए, ये ग्रुप है 0 से 10, ये ग्रुप है 0 से 10, लेकिन ये 10 को एक्सक्लूड करता है, 10 को यहाँ पे लिखा जाता है, मतलब यहाँ पे इसको एक्सक्लूड किया जाता है। यहीं एक्सक्लूड करने से ही वर्ड बनता है एक्सक्लूसिव, क्योंकि ये एक्सक्लूड करता है। इसको एक्सक्लूड किया 10 को। अब 10 कौन है इस क्वेश्चन की अपर लिमिट, बात समझ में आई। अगर मैं पूछूंगा भाई 20 कहाँ आएगा, तो 20 आपका इस ग्रुप में नहीं आएगा, 20 आपका इस ग्रुप में आएगा। तो इसने क्या किया, इसने 20 को एक्सक्लूड किया। तो दोनों मामले में जो दोनों एग्जाम्पल समझाए, आपने किसको एक्सक्लूड किया, जो आपका अपर लिमिट है उसको एक्सक्लूड किया। तो इसका आंसर डी है। क्वेश्चन आसान है, तब बहुत आसान हो जाता है जब आपका वो टॉपिक समझा हुआ हो। द अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड। ठीक है, और इस वाली को अपन कहते हैं अपवर्जी श्रेणी हिंदी में। ठीक है, इस तरह की श्रेणी को अपन कहते हैं अपवर्जी श्रेणी। और हिंदी तब आसान हो जाती है जब आप ये समझ जाएं कि इससे ये जो दूसरी सीरीज मैंने बना रखी ना, ये वाली, इसको बोलते हैं समावेशी श्रेणी। समावेशी का मतलब होता है जो समावेश करती है। मैं पूछूंगा 9 कहाँ आएगा, तो 9 आपका यहीं आएगा। 19 कहाँ आएगा, तो 19 आपका यहीं आएगा। तो ये क्या करती है, इंक्लूड करती है, इंक्लूड करती है, इसीलिए इंक्लूसिव वर्ड बना। ये कोने वाला दैट इज राइट हैंड कॉर्नर वाला अपर लिमिट को एक्सक्लूड करती है, तो एक्सक्लूसिव सीरीज है। इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में आपका आंसर डी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज, मनोज एंड वासु आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1. मनोज डाइड ऑन 30th June 2022. Loss from 1st of April to 30th of June was estimated at 45,000. The journal entry to record the Manoj share of loss till the death is. क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप जिस भी मीडियम से हो। ऑब्वियसली बातें समझाते समय तो मैं मोस्टली हिंदी में बोला करता हूँ। देखिए क्या है, 3 पार्टनर हैं और इसमें से मनोज की डेथ हो गई है। तो अपन देख लेते हैं इस क्वेश्चन में जो सेकंड वाला पार्टनर है, जिसका नाम सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, वो बंदा, उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है, अप्रैल से लेके जून तक का हिसाब किया जाएगा, क्योंकि इसकी जो डेथ है वो जून के मंथ में आकर हुई है। तो अप्रैल से लेके 3 महीने का हिसाब किया जाएगा। 3 महीने में प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है। बाय द वे, इस क्वेश्चन में 3 महीने में नुकसान हुआ है 45,000 रुपये का। तो इन्होंने हमसे लॉस कैलकुलेट नहीं करवाया, लॉस इन्होंने दे रखा है कि इन 3 महीनों का नतीजा क्या रहा। कभी कभी वो हमको कैलकुलेट करने को बोलता है, बट ठीक है, एनीवेज 45,000 का लॉस हुआ। तो ये जो डिक्रीज्ड पार्टनर है, डिसीज्ड पार्टनर बोलते हैं, 2/6, उसका रेशियो है 2/6, सिंपल भाषा में 1/3। 15,000 रुपया, 15,000 रुपये है लॉस का शेयर। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है, अधिकतर बच्चे इस एंट्री को इतना जोरदार तरीके से याद कर लेते हैं, P&L सस्पेंस टू मरने वाले का नाम, तो उनको लगता है यही एंट्री होती है कि बस जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है उसकी ये एंट्री होती है। यस, अगर प्रॉफिट शेयरिंग हो तो ये एंट्री होती है, लेकिन यहाँ तो लॉस शेयरिंग है। भाई जरूरी थोड़ा है कि जिस साल उसकी डेथ हो उस साल प्रॉफिट हुआ हो, उस साल लॉस भी तो हो सकता है। तो इन 3 महीनों में लॉस हुआ है, इसलिए आपको इस एंट्री का रिवर्स पास करना है। तो मनोज कैपिटल आ जाएगा ऊपर, P&L सस्पेंस आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो आपको 15,000 से आंसर है, आप चारों ऑप्शन पढ़ लेंगे
और उसके बाद आपको बी ऑप्शन अच्छा लगेगा, बी ऑप्शन ही लेना है। हालांकि क्वेश्चन आसान है, अच्छा क्वेश्चन ये होता कि मैं ये ऑप्शन भी कहीं दे देता तो फिर आप शायद फंस जाते कुछ बच्चे, बट एनीवेज इसका आंसर मनोज कैपिटल टू पीएनएल सस्पेंस है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि मैंने दोबारा लिख दिया है और गलती से लिख दिया है, मैं वापस पढ़ता हूँ। राज, मनोज और वासु पार्टनर हैं, उनके रेशियो 3:1 है और मनोज की 30 जून को डेथ हो गई है। अप्रैल से लेकर 30 जून तक 45,000 रुपये का लॉस हुआ और राज एंड वासु डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 with effect from 1st of July. The journal entry to record Manoj share of loss till the date of. ये क्वेश्चन 90% सेम है, केवल इसके अंदर एक लाइन का चेंज है, वो ये है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया है। पिछले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था। अगर मैं इस बात को समझाऊं तो देखिए, ओरिजिनल इस क्वेश्चन में रेशियो है 3:1 और इसके जाने के बाद जो बाय डिफॉल्ट रेशियो बनता है वो बनता है 3:1। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जिसकी अपन बात करें, जहां अपन खड़े हैं, उसमें इन्होंने अपनी रेशियो को चेंज कर लिया और इन्होंने अपनी रेशियो को कर लिया है 3:2, यानी रेशियो चेंज हो गई। तो अब आपको गेन वगैरह निकालना पड़ेगा। देखिएगा कैसे निकलेगा। जैसे अगर मैं बात करूं राज की, तो राज का जो नया रेशियो है वो है 3/5, वेयर एज इसका जो पुराना रेशियो था वो था 3/6। यस, अगर अपन इसमें से इसको कैलकुलेट करें जो कि बड़े आराम से हो जाएगा, तो 3/30, ये इसका 3/30 आया है। अब अगर मैं बात करूं दूसरे बंदे की जिसका नाम वासु है, तो वासु का नया रेशियो है 2/5 और इसका पहले जो रेशियो था वो था 1/6। अगर अपन इस चीज़ को सॉल्व करें तो आपका आ जाता है 7, 3:7। यस, 2/5, 1/6, 30 और तो 7/30। तो मैं क्या बताने लग रहा हूं कि जो पहला बंदा है उसका जो गेनिंग रेशियो है वो है 330 और जो दूसरा बंदा है उसका गेनिंग रेशियो है 730। आपको इस क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट एंट्री लगानी पड़ेगी वो गेनिंग रेशियो में लगानी पड़ेगी। मैं सिंपल समराइज करता हूं, जो बंदा जा रहा है उसका जो भी प्रॉफिट का हिस्सा है या लॉस का हिस्सा है, ठीक है, अपन एक वर्ड बोल देते हैं, तो जो भी प्रॉफिट का हिस्सा है उसका एडजस्टमेंट P&L सस्पेंस अकाउंट से होता है। लेकिन अगर रेशियो चेंज हो रहा हो तो जो एडजस्टमेंट होता है वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू होता है, ठीक है। प्रॉफिट हो तो भी यही बात है, लॉस हो तो भी यही बात है, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में जो जा रहा था उसमें अपन ने उसका लॉस निकाला भी था कि 45,000 का लॉस है और जो जा रहा है उसका 2/6 शेयर है, तो लाइक 15,000 का लॉस है। पिछले क्वेश्चन में अपन ने उस पर्सन को डेबिट किया जिसकी डेथ हो गई थी और नीचे अपन ने P&L सस्पेंस लिखा। लेकिन इस बार अपन P&L सस्पेंस नहीं लिखेंगे, इस बार अपन उसे डेबिट करेंगे और उनके जाने से जिनको गेन हुआ उनको अपन क्रेडिट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे राज और वासु है, हम उन्हें क्रेडिट करेंगे। यहाँ 15,000 रुपये आएगा और इस 15,000 रुपये को अपन 3:7 में बांटेंगे, तो इसका आ जाएगा लाइक 4,500 रुपया और इसका आ जाएगा 10,500 रुपया। क्वेश्चन में थोड़ा स्क्रीन भर गया है, बट एनीवेज मैं कोशिश करूंगा आप इसको 2 बार सुन लीजिएगा। जो मैं बोला उसे आप 2 बार सुन लीजिएगा, आपको डेफिनेट समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब 2 मिनट के लिए जो रेगुलर स्टूडेंट है जो लगातार वीडियो देखते हैं वो थोड़ा बोर होंगे, बट मैं थोड़ा मार्केटिंग कर लूँ। तो जो रेगुलर स्टूडेंट है वो तो स्किप कर सकते हैं और बाकी लोग 2 मिनट मेरी बात सुने। देखिए सर, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये हमने इस सैम्पल पेपर से एक्सट्रैक्ट किए हैं। ये सैम्पल पेपर नंबर 24 है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको इसको थोड़ा नीचे चला के दिखाता हूँ। यस, तो ये सैम्पल पेपर नंबर 24 है। इसके अंदर ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप डाउट्स, सजेशंस, क्वेरीज कुछ भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से PDF के अंदर अवेलेबल होते हैं। ये क्वेश्चन हिंदी में, इंग्लिश में दोनों में आते हैं ताकि हर जिसका भी जो मीडियम रहा हो वो आराम से इसको स्टडी कर सके और कॉमर्स स्कूल लेक्चरर का पेपर लगा सके। और इस तरह से हमने टोटल, आप देखेंगे कि हमने टोटल 150 क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं। इसके अंदर जो लास्ट में क्वेश्चन है वो आपके लास्ट में आपके साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन भी होते हैं। एक बात मैं छोटी सी आपको और बता दूं, जस्ट अ मिनट। यस, तो जैसे आप देखिए कि ये सैम्पल पेपर है, तो इस सैम्पल पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन है? 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और
ऐसे हमने 50 सैम्पल पेपर डिज़ाइन किए हैं। एक बहुत अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस हो जाए तो हमने टोटल 7,500 MCQ प्रोवाइड कराए हैं और ये सब बहुत ही नॉमिनल रेट पे अवेलेबल है, जस्ट फॉर 249 रुपीज़, 249 रुपये में ये अवेलेबल हैं। तो एक आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको 2 काम करने होंगे। पहले आपको एक हमारा ऐप है कॉमर्स पॉइंट ऐप के नाम से, ठीक है, उसके अंदर ये वाला लोगो है। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो ये लोगो से आपको मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको लिंक भी सेंड कर देंगे। कॉमर्स पॉइंट ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके अंदर ये सारा कंटेंट है। वहाँ बहुत सारा कंटेंट फ्रीली भी अवेलेबल कराया गया है, तो अगर आप परचेज इवन ना भी करना चाहें तो वहाँ बहुत सारे कंटेंट, वीडियो, नोट्स हमने फ्रीली शेयर किए हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो अगर बाय द वे आपको समझ ना आए तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर लें। तो ये था जी हमारा विज्ञापन कार्य पूरा हुआ। अभी कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उनको और करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री अमाउंट्स टू ₹16। एक कारखाने में जब एक उत्पाद को निर्मित किया तो प्रति इकाई लागत 16 रुपये रही, जिसमें से 75% वेरिएबल है, 75% वेरिएबल। व्हेन द प्रोडक्शन इज 10,000 यूनिट्स, फुल स्टॉप। व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेज बाय 25%, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी ₹डैश पर। तो बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी। देखिए, पहले आपने क्या किया, पहले आपने 10,000 यूनिट का निर्माण किया, उसमें 16 रुपये के हिसाब से आपका खर्चा 1,60,000 रुपये आया। इस खर्चे को मैं 2 हिस्सों में तोड़ता हूँ। इसका कुछ खर्चा आपका फिक्स है और कुछ खर्चा आपका वेरिएबल है। जो आपका 75% खर्चा है वो वेरिएबल है, तो 1,60,000 का 75% खर्चा आपका वेरिएबल है, ठीक है। और बाकी का जो, ये तो हो गया आपका 75%, और बाकी का जो 25% खर्चा है वो है आपका फिक्स कैटेगरी का। 160 का 25% हो गया 40,000 रुपया। तो ये तो है आज की स्थिति। अब आपने 25% प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, यानी पहले आप 10,000 यूनिट बनाते थे, अब आपने 25% प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, यानी आपके जो यूनिट्स हो गए, नंबर ऑफ यूनिट्स, वो हो गए 12,500, ठीक है। और अब क्या होगा, क्योंकि आपने प्रोडक्शन का साइज बढ़ाया है तो आपका वेरिएबल खर्चा भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा, क्योंकि वेरिएबल एक्सपेंसेस यानी परिवर्तनशील उपरिव्यय का नेचर होता है कि वो उत्पादन के आकार के अनुपात में परिवर्तित होता है। वो जो वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम में प्रोपोर्शनेटली वेरिएबल होता है, ठीक है। तो आपका ये जो खर्चा है ये 1,20,000 में 25% बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन का साइज बढ़ने की वजह से ये खर्चा आपका बढ़ जाएगा और ये बढ़ के आपका 1,50,000 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो फिक्स खर्चा है ये अभी भी आपका फिक्स रहेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट की कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट का जो अमाउंट होता है वो टोटल वाइज वो फिक्स रहता है। अब आपका देखिए कि अब आपका टोटल जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 1,90,000, 150 और 40, 190,000, और आपके जो यूनिट्स बने हैं वो है 12,500 यूनिट्स, ठीक है। तो आपका जो पर यूनिट आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 15.2 आएगा। मैंने पहले कैलकुलेट कर रखा है, आप कर लीजिएगा, आपका 15.2 आएगा। इसमें सीखने वाली बात ये होती है, एक तो फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट की आपकी समझ डेवलप होती है, वो बात तो है ही है, पर आप देखिए पहले वस्तु की लागत आ रही थी 16 रुपये फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब उसी वस्तु की लागत आ रही है 15 रुपये 20 पैसे। इसी को जब अपन थ्योरी पढ़ते हैं तो इसे बोलते हैं बड़े आकार के उत्पादन की मितव्ययताएं, यानी इकोनॉमीज। जब अपन लार्ज साइज प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पे इकोनॉमीज मिलती है। इसीलिए जो बड़ा हाथी होता है, जो बड़ी कंपनी होती है, बड़ी फैक्ट्री होती है, वो जीत जाती है, क्योंकि वो बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं। जब वो बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं तो उनकी कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाती है, और अगर उन्होंने थोड़ा सा भी प्राइस वॉर छिड़ दिया, क्योंकि उनकी कॉस्ट तो कम आ ही रही है, उन्होंने थोड़ा सा भी अपना प्राइस गिरा दिया तो जो छोटी कंपनियां हैं फिर उनको सामना नहीं कर पाती, उनका फेस नहीं कर पाती। तो ये चैलेंज आता है जी। कुल मिला के एंड ऑफ द डे ये है कि टिके रहने के लिए, मेरा मानना है लाइफ में कहीं पे भी टिके रहने के लिए आपको क्वालिटी देनी पड़ती है, तो आप टिके रहते हैं। अगर आप सस्ता देंगे, ज़्यादा क्वांटिटी देंगे, ये लगता है, मुझे नहीं लगता कि आखिरी दिन तक टिक पाएगा। अगर आप क्वालिटी देते हैं तो शायद आप सस्टेन कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। चलिए ठीक है, एनीवेज ये तो एक अलग बात हो जाएगी। फिर 15.20 रुपये है ना। वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली चेंज होती है, फिक्स कॉस्ट टोटल वाइज चेंज नहीं होती है, और ओवरऑल आपका साइज ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो आपकी नई कॉस्ट ऑफ पर यूनिट आ गई है। इसको अपन एवरेज कॉस्ट बोल सकते हैं ना।
ठीक है, अपन जानते हैं कि एक फिक्स कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, उनकी जो कॉम्बिनेशन से बनती है वो आपकी एवरेज कॉस्ट होती है 15.20। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉस्ट अकाउंटिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज नेवर डन एज। जब हम लागत लेखांकन करते हैं तो लागत लेखांकन में लागतों का वर्गीकरण कभी भी ऐसे नहीं किया जाता। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं क्या? बिल्कुल होती हैं। फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट होती हैं क्या? बिल्कुल होती हैं। कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट होती हैं क्या? बिल्कुल होती है। मैनेजरियल एंड नॉन मैनेजरियल, इस तरह का कोई वर्गीकरण नहीं होता। जब आप कॉस्टिंग की थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको कॉस्ट के बहुत सारे टाइप बताए जाते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, संक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पता नहीं क्या क्या, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। उसमें ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि कॉस्ट जो किसी वस्तु से संबंधित है या किसी कॉस्ट सेंटर से संबंधित है तो वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है। जो कॉस्ट लगी है लेकिन आप उसे डायरेक्ट रिलेट नहीं कर सकते वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। जो अमाउंट वाइज फिक्स होती है वो फिक्स कॉस्ट होती है। जो प्रोडक्शन वाइज चेंज होती है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। जिसको मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकता है, रोक सकता है, काबू में ला सकता है, वो कंट्रोलेबल कॉस्ट होती है। जिस कॉस्ट का आप कुछ कर नहीं सकते वो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट होती है। तो ये सब कॉस्ट के टाइप हैं, लेकिन मैनेजरियल कॉस्ट एंड नॉन मैनेजरियल कॉस्ट इस तरह का कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता। तो इसका आंसर डी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफन गुड्स आर अ नोटेबल एक्सेप्शन टू द। ठीक है, आपने गिफन वस्तुओं के बारे में सुना होगा। ठीक है, जो निकृष्ट वस्तुएं होती हैं, जो लो क्वालिटी वस्तु होती है, उसमें जो स्ट्रांगली इन्फीरियर होती हैं, स्ट्रांगली इन्फीरियर, उनको हम कहते हैं गिफन गुड्स। तो गिफन गुड्स लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड जनरली क्या कहता है कि वस्तु का भाव गिरेगा। ठीक है, पहले शुरू करते हैं कि अगर वस्तु का भाव बढ़ जाएगा तो उसकी डिमांडेड क्वांटिटी कम हो जाएगी। और वो नियम फर्दर यूं भी कह सकते हैं कि अगर वस्तु का भाव गिरेगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। लेकिन गिफन गुड्स के साथ ऐसा नहीं होता। अगर मैं ऐसे ही एग्जांपल दूं, मान लीजिए एक वस्तु होती है मक्का खाते हैं लोग, मोटा अनाज होता है, थोड़ा सा रिलेटिवली गेहूं चावल के मुकाबले सस्ता होता है। मान लीजिए अभी मक्का 20 रुपये किलो है और कोई व्यक्ति 100 किलो मक्का खाता है, मतलब उसका बहुत बड़ा परिवार है और साल भर का ही मान लीजिए 100 किलो मक्का खाता है, तो 2000 रुपये वो मेज यानी मक्का पे इन्वेस्ट करता है। अब अगर मान लीजिए कि ये मक्की सस्ती हो गई, और मान लीजिए सस्ती हो गई, बहुत सस्ती हो गई, 10 रुपये हो गई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान लीजिए कि ये सस्ती हो गई। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये अभी भी 100 किलो क्वांटिटी खरीदेगा। ये उल्टा इसकी अब कम क्वांटिटी खरीदेगा, और कम क्वांटिटी खरीद के जो इसका पैसा सेव होगा, जो इसका पैसा बचेगा, वो गेहूं और चावल पे लगा देगा। तो गिफन गुड्स के साथ क्या हुआ, जो स्ट्रांगली इन्फीरियर गुड्स है उसके साथ क्या हुआ कि उसका भाव गिरा। तो वैसे तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़नी चाहिए थी, लेकिन भाव गिरने के बाद भी इवन भाव गिर गया, उल्टा इसकी क्वांटिटी डिमांडेड और कम हो गई, क्योंकि जो कंज्यूमर है उसने अपनी सेविंग्स को कहीं और अच्छी वस्तुओं पे लगाना शुरू कर दिया। तो ये आपका लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन होता है। ठीक है, एक और मैं आपको बोनस इसमें बता देता हूँ। एक आप लाइन याद रखिएगा कि जितने भी गिफन गुड्स होते हैं, ठीक है, गिफन मतलब रॉबर्ट गिफन के नाम से आया है, जो एक इकोनॉमिस्ट थे, एक स्कॉटिश थे, शायद तक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे रॉबर्ट गिफन, उनके नाम से ये गिफन वर्ड आया है। ठीक है, तो जो गिफन गुड्स होते हैं वो इन्फीरियर होते हैं, ये बात सही है, लेकिन जो सारे इन्फीरियर होते हैं वो गिफन गुड्स नहीं होते। मैं एक बार दोहरा देता हूँ, सारे गिफन गुड्स इन्फीरियर यानी घटिया क्वालिटी की या निकृष्ट वस्तुएं होती हैं, लेकिन जो सारी निकृष्ट वस्तुएं होती हैं, सारे इन्फीरियर गुड्स होते हैं, वो गिफन गुड्स नहीं होते। क्या आप याद रखिएगा, काम आएगा। चलिए नेक्स्ट कहते हैं, इस क्वेश्चन में आपको एक लोकल टाउन दे रखा है और एक स्टैंडर्ड टाउन दे रखा है, और यहाँ की डेथ रेट दे रखी है क्रूड डेथ रेट। ठीक है, और आपको दूसरे शहर की भी क्रूड डेथ रेट देखी है। यहाँ की डेथ रेट है 22.5, यहाँ पे है 22.5, यहाँ हिंदी में समझा भी रखा है। यहाँ 1000 में से 22.5 लोग मर जाते हैं, और यहाँ पे भी 1000 में से 22.5 लोग मर जाते हैं। लेकिन जो लोकल टाउन है उसकी जो स्टैंडर्ड डेथ रेट है वो ज़्यादा है, कि स्टैंडर्ड डेथ रेट ज़्यादा दे रखी है। तो पहले मैं इसका कंक्लूजन बता देता हूँ कि जो ए शहर है वो लेस हेल्दी है। इसका आंसर ये है
कि ए शहर जो है वो लेस हेल्दी है, और या दूसरे शब्दों में कहें जो बी शहर है वो मच या मोर हेल्दी है। ठीक है, ऐसा क्यों है, ऐसा मैंने क्यों कहा? आप कह सकते थे कि सर दोनों में देखो ना, दोनों में TDR क्रूड डेथ रेट तो एक जैसी है, लेकिन जो इसमें जो कंपैरिजन होता है, मतलब जो स्वास्थ्य स्थिति की तुलना होती है, उसके लिए स्टैंडर्ड रेट को देखा जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो जिन दो शहरों में तुलना करते हैं ना, उसमें एक शहर को तो लोकल मान लेते हैं और एक शहर को अपना स्टैंडर्ड या आदर्श मान लेते हैं। ठीक है, ये अभी आप दिमाग में मत रखना कि जो स्टैंडर्ड शहर होता है वो हमेशा अच्छा होता है, ऐसा नहीं होता। बट हम तुलना करने के लिए ऐसा होता है कि एक शहर को लोकल मानते हैं और एक शहर को स्टैंडर्ड मानते हैं। फिर कंपैरिजन किस में होता है? कंपैरिजन कभी भी CDR में नहीं होता, कंपैरिजन होता है स्टैंडर्ड डेथ रेट का। अब ये जो शहर आप बी वाला देख रहे हैं, इस बी शहर की क्रूड डेथ रेट भी 22.5 होती है और बी शहर की स्टैंडर्ड डेथ रेट भी मतलब 22.5 होती है, यानी इसकी CDR और SDR एक जैसी होती है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो डेथ रेट है वो है 22.5 और यहाँ पे डेथ रेट है वो है 23.25। तो यहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा है, तो डेथ रेट ज़्यादा होना कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ए शहर की हालत स्वास्थ्य वाइज, हेल्थ वाइज थोड़ी कमज़ोर है और बी शहर की थोड़ी सी बेटर है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, बी नगर का स्वास्थ्य ए नगर से अधिक स्वस्थ है। ठीक है, होप मैं आपको समझा पाया। इसमें क्या होता है कि जैसे जब अपन एक शहर को लोकल मानते हैं और दूसरे शहर को स्टैंडर्ड मानते हैं, तो मान लीजिए कभी कोई लोकल शहर बहाना कर सकता है कि है ना, हमारे यहाँ तो जो ओल्ड एज फैमिलीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, या हमारे यहाँ तो जो छोटे बच्चे हैं, शिशु हैं, वो ज़्यादा हैं, इसीलिए हमारी डेथ रेट ज़्यादा है। ठीक है, किसी की डेथ रेट ज़्यादा आती है तो हो सकता है वो बहाना बनाते कि भाई इस रीज़न से हमारी डेथ रेट ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड शहर की रेट, स्टैंडर्ड शहर का स्ट्रक्चर है वो ले लेते हैं कि अगर स्टैंडर्ड शहर वाली पॉपुलेशन यहाँ होती तो क्या हाल होता। इस तरह से अपन कंपैरिजन करते हैं, यानी इक्वल फील्ड पे लाके कंपैरिजन करते हैं। और फिर जैसे कि अपन ने देखा कि ए शहर की फिर भी SDR ज़्यादा आई है, तो इसका मतलब है यहाँ डेथ रेट थोड़ी सी ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ लिविंग कंडीशन थोड़ी सी कम अच्छी हैं और दूसरा शहर रहने के लिए अच्छा है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही समझा दिया। तो एक लास्ट क्वेश्चन शायद आ रहा है 118, ये PDF के अंदर 198 नंबर में मिलेगा। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एडिक्वेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर रेस्ट विद द, वित्तीय विवरणों में पर्याप्त प्रकटीकरण की मूलभूत जिम्मेदारी होती है। देखिए, पहली बात तो आप समझिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या, वही आपका जो ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, कंपनी के लिए है तो कैश फ्लो वगैरह, तो ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने को पता है फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, जो अकाउंटेंट होता है उसको फुल डिस्क्लोजर देना चाहिए, उसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो यूज़र को इन्फ्लुएंस कर सकती हो उसे हाइड नहीं करनी चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए, बतानी चाहिए। तो जिम्मेदारी किसकी है? बातों बातों में मैंने बोला ये जिम्मेदारी अकाउंटेंट की है। अकाउंटेंट जो है वो मैनेजमेंट का ही आदमी होता है। तो कोई ये कहे कि है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए तो ऑडिटर की जिम्मेदारी है। सर ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है, ऑडिटर तो इस चीज़ को मेक श्योर करता है, ऑडिटर तो इस चीज़ को सुनिश्चित करता है कि ऐसा है कि नहीं है ना। अच्छा, इसी तरह ना सेंट्रल गवर्नमेंट की और ना ये ऑडिटर के स्टाफ की जिम्मेदारी है। जैसा कि मैंने कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, उनको सेफ कस्टडी में रखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से तैयार किए जाएं, फुल डिस्क्लोजर के साथ हों, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। इसका आंसर बी रहने वाला है। ऑडिट का ये क्वेश्चन था। होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हालांकि ये कंपटीशन लेवल को बढ़ाएगा, पर ठीक है, जब आप पास हो जाओ तब शेयर कर देना। ठीक है, तो वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस साल स्कूल लेक्चरर, नेक्स्ट ईयर कॉलेज लेक्चरर।